नमस्कार साथियों, डेफोडिल कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। अपन मनोविज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे थे और पिछले वीडियो में अपने बाल विकास की एक ऐसी अवस्था जहाँ से विकास आरंभ होता है, गर्भ अवस्था के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि गर्भावस्था में 3 पार्ट थे। एक छोटा सा जो बीज था 15 दिन तक, उसके बाद 45 दिन तक जो था वो दूसरा था एक भ्रूण के रूप में, और तीसरा जो था वो एक था गर्भ के शिशु के रूप में, गर्भस्थ शिशु के रूप में। अब जन्म के बाद की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं और उन अवस्था में सबसे पहली जो अवस्था आती है वो आती है शिशुअवस्था। सबसे पहली अवस्था कौन सी है? शिशुअवस्था। इसी को शिशु काल कहा जाता है, इसी को इन्फेंट भी बोलते हैं, शिशु काल, शिशुअवस्था या शिशु काल। सबसे पहले बात करते हैं इसके समय के बारे में, इसकी समय अवधि के बारे में। सामान्यतः इसको 0 से 5 वर्ष माना जाता है और कई जगह इनको 0 से 6 वर्ष लिखा होता है। ध्यान रखना, जो बाल विकास है वो 18 वर्ष तक का होता है और 18 वर्ष के अंदर 3 अवस्थाएं हैं। यदि औसतन एक अवस्था का काल देखा जाए तो वो 6 वर्ष आता है। इस दृष्टि से इन दोनों में से अगर एक ऑप्शन करना पड़े तो फर्स्ट चॉइस अपने को करने 0 से 6 वर्ष, और सेकंड चॉइस यदि ये ऑप्शन में ना हो फिर माना जाएगा 0 से 5 वर्ष। सबसे पहला कंफ्यूजन कि शिशुअवस्था की जो उम्र है वो कहां से कहां तक होती है, तो निसंदेह 0 से आरंभ होगी। 0 का मतलब यहाँ पर जन्म से है। जन्म से लेकर के 5 वर्ष और 6 वर्ष दोनों ही अपने आप में सही मानी जाती हैं, और इनमें से अगर एक करना पड़े, क्योंकि हमारी जो एग्जाम है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की है और उसके अंदर हमारे को विकल्पों में से दी बेस्ट विकल्प को चुनना है कि सही कौन सा है। तो उस अवस्था में अपने को अगर देखा जाए तो सबसे पहले अपने को करना होगा 0 से 6 वर्ष, नहीं होने पर क्या करेंगे 0 से 5 वर्ष। ये सही है इसके बजाय, लेकिन ये नहीं हो तो ये भी सही होगा। शिशुअवस्था, पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा परिचय लिया था कि शिशु का जो वजन होता है बचपन जब उसका आरंभ होता है, जन्म के बाद जब उसका अगर वजन देखेंगे तो उसका वजन होता है 7 से 8 पौंड। पौंड जो हमारा केक आता है वो पौंड के अंदर आता है, लगभग 450 ग्राम के आसपास अपने एक पौंड मानते हैं। तो 7 से 8 पौंड उसका वजन होता है जन्म के समय, और उसकी हाइट जो होती है वो होती है 1.5 फुट, या इसको अपन बोल सकते हैं 20 इंच। ये इसका वजन है और ये इसकी ऊंचाई है या इसकी लंबाई है। जन्म के समय की बात कर रहे हैं। जब शिशु का जन्म हुआ उस समय से लेकर और जब शिशुअवस्था का अंतिम समय होता है यानी कि 5 वर्ष, ये हो गया जन्म, और ये होगी कौन सी अवस्था? 5 वर्ष। अब बच्चे के अंदर वजन जो है वो वजन है 3.5 से 4.5 केजी के मध्य, और यदि 5 वर्ष के बाद की तुलना की जाए तो ये 3.5 से अब 5 वर्ष के बाद अगर 3.5 जन्म के समय बच्चे का वजन कम था तो ये लगभग 12 से 13 केजी हो जाता है, और यदि थोड़ा सा ज्यादा था तो वो 15-16 तक पहुंच जाता है। औसतन अगर अपन बात करें, यदि बच्चे के जन्म के समय वजन 3 से 4 केजी के मध्य है तो उसका वजन 5 साल के बच्चे का अगर देखोगे आप तो लगभग 12 से 14 या 12 से 15 किलो के मध्य में होगा। अब आप ये देखिए कि बच्चे के अंदर जो वजन है वो 3 से 4 गुना बढ़ गया। 3 चौके 12, यदि 4 है 4 चौक 16, तो इसका मतलब ये हुआ कि जन्म से लेकर शिशुअवस्था के अंतिम समय तक यानी कि 5 वर्षों के अंतराल में उसका जो वजन है वो 4 गुना बढ़ रहा है, 3 से 4 गुना वजन बढ़ रहा है वो। और बच्चे की जो हाइट थी, ऊंचाई थी, वो 1.5 फुट मान लीजिए जन्म के समय। 1.5 फुट वाले बच्चे की 5 वर्ष के बच्चे के साथ तुलना करोगे तो उसकी हाइट लगभग 3 से 3.5 फीट मिलेगी आपको। किसी भी 5 वर्ष के बच्चे की आसपास में कोई भी घर परिवार में कोई भी बालक या बालिका है, उसकी हाइट देखोगे तो बालिका की थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी बालक के बजाय। तो आप ये देखोगे कि 5 साल के बाद बच्चे की
जो हाइट है वो 3 फुट के आसपास हो गई है, 3 फुट के आसपास ये मान लीजिए अपन, इसका मतलब कितने गुना बढ़ गई, 2 गुना बढ़ गई है। वजन कितने गुना बढ़ा, 2 गुना। हाइट कितने गुना बढ़ी, वजन 4 गुना, और हाइट कितने गुना बढ़ी, 2 गुना। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे का कौन सा विकास हो रहा है, ये वजन का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, कौन सा विकास कहलाता है, शारीरिक विकास, जिसे अभिवृद्धि बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। कौन सा विकास हो रहा है, ये शारीरिक विकास। इसका मतलब कि शेषावस्था जो है वो शारीरिक विकास की दृष्टि से सबसे तेजी से, सबसे अधिक गति से परिवर्तन हो रहे हैं, वो अवस्था मानी जाती है। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे का जन्म होता है, उस जन्म से लेकर के 3 से 3.5 वर्ष की अवस्था के अंदर उसकी बुद्धि का आधे से ज्यादा, यानी कि 50% से ज्यादा मानसिक विकास हो जाता है। यानी कि बच्चे का शारीरिक विकास यदि 18 साल में आप ज्यादातर मान रहे हो, क्योंकि शारीरिक विकास की प्रक्रिया मैक्सिमम जो है वो किशोरावस्था के अंत तक हो जाती है, लेकिन जीवन पर्यंत चलता रहता है। केवल एक शारीरिक विकास ऐसा विकास है जो कि 18 के उपरांत रुक जाएगा, उसमें बाद में कमजोरी आएगी, जिसे अपन विनाश बोल सकते हैं। वो एक 50-60 की एज के बाद आने आरंभ होते हैं सामान्यतया। लेकिन अगर आप इस मानसिक विकास की बात करोगे तो ये मानसिक विकास अपने जीवन में जितना भी होता है उसका आधे से ज्यादा शुरुआत के 3-3.5 साल में हो जाता है। मतलब ये हुआ कि शारीरिक विकास भी सबसे अधिक स्पीड से इसी अवस्था में होता है। देखिए कैसे, यदि आप 12 केजी वजन जो 5 साल में था, ये तो 4 गुना बढ़ा। यदि 5 के बाद फिर अगर दूसरी 5 साल जोड़ जाए तो बच्चा हो गया 10 वर्ष का, और पहले 5 वर्ष में कितने गुना बढ़ा, 4 गुना, तो कितने केजी हो गया, 12 केजी। अब यदि आप इसको 4 से गुना करोगे तो 12 चौके 48 होता है। क्या 10 साल के बच्चे का वजन 48 केजी होता है? नहीं होता। इसका मतलब सर्वाधिक अनुपात जो है वो किस अवस्था में था, वृद्धि का किस अवस्था में था, शेष अवस्था में। यदि आप हाइट की बात करोगे तो 5 साल के अंदर उसकी हाइट कितने गुना बढ़ गई, 2 गुना। अब यदि बच्चा 10 वर्ष का हो जाएगा तो 10 वर्ष के बच्चे के अंदर उसकी वापस 3 दूनी 6 फुट हाइट थोड़ी हो जाएगी, नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना शारीरिक विकास शेषावस्था में तीव्र गति से होता है उतना और किसी अवस्था में नहीं देखा जाता। दूसरी बात मानसिक विकास से जुड़ी हुई है। मानसिक विकास यदि शुरुआत के 3-3.5 साल में ही 50% मान लिया जाता है तो वो 5 साल में 60-70% हो जाता है। या ये मान लीजिए कि शुरुआत में जब आधा विकास हो गया, 3 साल में विकास आधा हो गया, और एक बालक की अगर अपन पूरी उम्र की अगर तुलना करें, जैसे मान लीजिए बालक 18 साल तक का माना जाता है, तो 15 साल तो फिर भी बाकी रह गए, और 15 साल फिर बाकी रह गए। इसका मतलब ये हुआ कि उसका आधा विकास तो 15 साल में होगा और आधा 3 साल में हो गया। इसका मतलब तीव्र गति, तेजी से अनुपात किस अवस्था में पाया जा रहा है, शेष अवस्था में। कौन सा, मानसिक विकास। तो शारीरिक और मानसिक विकास की तीव्र गति किस अवस्था की पहचान है, शेष अवस्था की। तो चलिए अपन शेष अवस्था की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमने इसका काल देखा, इसकी समयावधि देखी कि सर्वाधिक जो सही उत्तर माना जाएगा इन दोनों में से, सबसे उपयुक्त उत्तर माना जाएगा वो होगा 0 से 6 वर्ष। अब विशेषताओं की बात करते हैं। तो विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता ये हो जाएगी शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से। ठीक है। अब यदि आप शुरुआत के अंदर 5 साल की तुलना करोगे, 0 से लेकर 5 साल की तुलना करोगे, तो इस काल के अंदर शुरुआत के 1 से लेकर 1.5 या 2 वर्ष तक, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष या 2 वर्ष तक बच्चे के अंदर बोलने की प्रक्रिया धीरे धीरे विकसित होती है। ऐसा माना जाता है कि जो सामान्य बालक है वो 13 से 14 माह के अंदर, या और थोड़ा सा प्रतिभाशाली है तो वो 11-12 माह के बाद छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देता है, और 2 साल के अंदर वो धीरे धीरे बोलने की इस प्रक्रिया के अंदर धीरे धीरे थोड़ा प्रयास करते करते थोड़ा सा विकसित हो जाता है। तो 2 वर्ष का बालक यदि थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर देगा, अब आप उसको धीरे धीरे ये समझाने लग जाओगे। वो बालक यदि
अपनी बहन को तू बोलेगा, मम्मी को, पापा को या किसी बड़े परिवार के सदस्य को तू बोलेगा, तो आप उसको पहली बार दूसरी बार बोलने पर उसको समझाओगे कि ये बड़ा है, इसको ये नहीं बोला जाना चाहिए, ये बोलना चाहिए, ये तेरे से छोटा है, इसके साथ ऐसे बोलना चाहिए, बड़ों को ऐसे बोलना चाहिए। इसका मतलब आप उसके अंदर बोलने की नैतिकता का विकास शुरुआत में करवा रहे हो। जब वो बोलना सीख रहा है तभी करवा रहे हो। बच्चा यदि किसी को पत्थर मार रहा है और वो गलत है, तो आप अगर उसमें बदलाव चाहते हो तो उस शुरुआत के जब प्रक्रिया आरंभ कर रहे हैं तभी करवाओगे। बच्चा यदि मिट्टी खा रहा है तो आप उसको शुरुआत में जब मिट्टी खा रहा है तभी छुड़वाओगे। बच्चा यदि किसी गलत चीज के हाथ लगा रहा है, गलत चीज को छू रहा है, तो आप उसको शुरुआत में छुड़वाओगे। इसका मतलब जब किसी भी मकान का निर्माण आरंभ होता है तो उससे पहले उसकी नींव रखी जाती है। नींव रखने का मतलब ये हुआ कि जो निर्माण होगा उसका आधार क्या होगा, उस आधार को ही नींव का पर्याय माना जाता है। मतलब बच्चा बोलना सीखने से पहले यदि गलत बोलना सीख जाता है तो फिर उसका नींव है, उसका आधार है, वो गलत हो जाएगा। यदि बच्चा गलत बोलने में, गलत क्रिया करने में, गलत संगत में पड़ जाता है, इसका मतलब उसका आधार, उसकी नींव गलत हो रही है। तो बच्चे के अंदर जितने भी संस्कार हैं, जितने भी उसके अंदर आदर्श हैं, जितने भी उसके अंदर आइडियलिज्म है, वो सारे के सारे उसमें शुरुआत की अवस्था में डाले जाते हैं। और शुरुआत की अवस्था में जब ये चीजें होंगी, इस कारण बच्चे के अंदर शिशु काल में उसके शुरुआत के दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी साल के अंदर अच्छे संस्कार जब आ जाएंगे तो बच्चा जो विद्यालय में जाएगा, समाज के अंदर छोटे छोटे ग्रुप के अंदर, दल के अंदर, टोली के अंदर खेलेगा बाल्यावस्था में, तो उस समय उसके अंदर वैसे के वैसे संस्कार ही आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन का जो आदर्शों का निर्माण है वो आदर्श काल कौन सा काल कहलाएगा? शेषवावस्था। तो जीवन का आदर्श काल कौन सी अवस्था हुई? शेषवावस्था हुई। और सबसे महत्वपूर्ण यही चीज है कि बच्चे के अंदर आदर्श कैसे हैं। जैसे आदर्श होंगे बच्चा वैसे ही क्रिया करेगा, वैसा ही सीखेगा। तो जीवन का आदर्श काल या आदर्श को क्या बोल सकते हैं? संस्कारों का निर्माण, संस्कार निर्माण की आयु कौन सी अवस्था है? शेषवावस्था। तो सबसे पहले हमने देखा था शारीरिक और मानसिक विकास की तीव्रतम गति का काल। तीव्रतम का मतलब ये हुआ कि अन्य अवस्थाओं की बजाय इस अवस्था में तेजी से होता है। यदि संपूर्ण विकास की प्रक्रिया पूछी जाए कि संपूर्ण विकास किस अवस्था में होता है, और आपको ऑप्शन अगर ये दिया जाए कि गर्भावस्था, शेषवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तब अपने को ये देखना है कि गर्भावस्था के अंदर संपूर्ण विकास की गति सबसे अधिक पाई जाती है। सभी तीनों अवस्थाओं में से सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सी मानी जाएगी? गर्भावस्था मानी जाएगी। शारीरिक मानसिक देख लिया। दूसरा देखा था हमने आदर्श काल। आदर्शों का निर्माण शुरुआत में होता है, किसी भी बच्चे में संस्कार आरंभ में डाले जाते हैं, इसलिए इसको जीवन का कौन सा काल बोलते हैं? आदर्श काल बोलते हैं। इसी बोलते हैं संस्कारों के निर्माण की आयु। अब जब संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है तो ये हो जाएगी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था हो जाएगी। किसी भी बच्चे के अंदर जैसे संस्कार डालोगे वैसे ही उसकी जीवन की नींव बनेगी, इसलिए इसे बोल देते हैं भावी जीवन की नींव का काल। ध्यान रखना, जो भी कथन है उन कथन को कहने वाला कोई न कोई एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हो या प्रसिद्ध व्यक्ति विशेष हो या प्रसिद्ध कोई ना कोई एक व्यक्ति अपनी परिभाषा के साथ इन विशेषताओं को इंगित करेगा। तो अपन एक बार शॉर्टकट में देख लेते हैं कि भावी जीवन का काल कहने वाला व्यक्ति जो है वो है सिगमंड फ्राइड, और आदर्श काल कहने वाले व्यक्ति जो है वो है वैलेंटाइन। आगे इन परिभाषाओं को याद भी कर लेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना कि शारीरिक विकास और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। दूसरा, जीवन का आदर्श काल या संस्कारों का निर्माण की आयु। फिर है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल या महत्वपूर्ण अवस्था। फिर है भावी जीवन की नींव का काल। अगली जो विशेषता वो ये है कि किसी भी जीव के अंदर कोई ना कोई जन्म से मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, और वो मूल प्रवृत्ति अगर आप सिगमंड फ्राइड के अनुसार देखोगे तो वो दो हैं। एक तो है जीने की इच्छा और एक है मृत्यु का भय, मृत्यु मूलक। अगर आप मैकडूगल के अनुसार देखोगे तो उन्होंने 14 संवेग के साथ 14 मूल प्रवृत्ति बताई,
और यदि आप मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखोगे तो मूल प्रवृत्ति होती है 4। और 4 मूल प्रवृत्ति का मतलब एक तो हो गई भूख, एक हो गई नींद, एक हो गई प्यास और एक हो गई यौन। कितनी मूल प्रवृत्तियां होंगी? 4। किस दृष्टि से? मनोवैज्ञानिक। फ्राइड ने 2 बताई, मैकडूगल ने 14 बताई। ये दोनों की दोनों ही बाल विकास में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन बात मूल प्रवृत्ति से जुड़ी किसी विशेषता की कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कि मूल प्रवृत्ति होती है 4। और 4 मूल प्रवृत्ति का मतलब वो आदत, प्रवृत्ति का मतलब आदत, वो आदत जो हमने जन्म से ही प्राप्त की है, वो आदत कहलाती है मूल प्रवृत्ति। मूल का मतलब होता है जड़, जड़ का मतलब जन्म से। जितने भी सजीव हैं उन सजीवों के अंदर ये प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। सभी को भूख लगती है, कम या ज्यादा हो सकती है। सभी को नींद आती है, कम ज्यादा हो सकता है। सभी को प्यास लगती है, कम या ज्यादा हो सकता है। और सभी में यौन प्रवृत्ति पाई जाती है। यदि यौन प्रवृत्ति का मतलब ये हुआ संतति को आगे बढ़ाने के लिए अनिवार्य प्रक्रिया, ये यौन प्रवृत्ति पाई जाती है। अब जो छोटा सा शिशु होता है, 0 से 5 साल का जो शिशु होता है और एक पशु होता है, उन दोनों के अंदर ये मूल प्रवृत्ति एक समान पाई जाती है। मतलब ये हुआ कि एक शिशु भूख लगेगी तो रोना शुरू कर देगा, भोजन मिल गया अब शांत हो जाएगा। भूख लगी है, माँ ने दूध नहीं पिलाया, अब वो रोने की प्रक्रिया आरंभ कर देगा, क्रंदन करना शुरू कर देगा। माँ ने दूध पिलाया, अब उसकी भूख शांत हो गई, यानी कि उस भूख के कारण रोना शुरू किया। भोजन मिल गया, भोजन मिलने के बाद जो भोजन मिला उससे उसकी भूख क्या हो गई? शांत हो गई। और उसने चिल्लाना रोना क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब उसको नींद आ रही है क्योंकि उसको थकान महसूस हो रही है। नींद आने के कारण वो सो गया और सोने के बाद उसकी थकान दूर होगी। कौन सी प्रक्रिया होनी? नींद ले ली उसने। उसको प्यास लगी है, इसका मतलब उसने क्या पी लिया? पानी पी लिया। और अब यदि उसको संतति बढ़ानी है तो वो यौन प्रक्रिया करेगा, क्योंकि 0 से 5 के अंदर यौन प्रक्रिया। अब यहाँ पर बात करें शारीरिक संबंधों की तो ऐसी प्रक्रिया नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है? मल मूत्र का त्याग करना। ये चारों प्रक्रियाएं पशु में भी होती है। पशु को भूख लगी, भोजन खा लिया। पशु को नींद आई, सो गया। पशु को प्यास लगी, पानी पी लिया। और पशु ने मल मूत्र का त्याग कर दिया, यौन प्रक्रिया कर ली। यानी कि जैसे 0 से 5 का छोटा सा शिशु होता है, जिस प्रकार से पशु में ये मूल प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार से छोटे शिशु में भी मूल प्रवृत्ति होती है। लेकिन जब वो 6 से 12 की अवस्था में पहुंचेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अब यदि भूख लगी है और भोजन नहीं है और मम्मी या किसी बड़ी बहन ने उसको ये कहा कि 10 मिनट रुक जाओ, भोजन तैयार हो जाएगा, अब वो थोड़ा सा सोचेगा कि हाँ भोजन 10 मिनट में ही तैयार होगा, भोजन बनने में टाइम लगता है। और वो थोड़ा सा सोच समझ करके चिल्लाने की प्रक्रिया को नहीं करेगा। यदि उसको नींद आ रही है, लेकिन अगर उसको लगे कि चलती बाइक पर बैठा है और नींद आने से वो गिर जाएगा, तो अब वो थोड़ा सा सोचेगा और सोच करके वो नींद को रोकने की कोशिश करेगा। यदि उसको प्यास लगी और उसको कहा जाए कि 2 मिनट की बात हो रहा है, हम एक सड़क के चौराहे पर पहुंचेंगे, वहां पर प्याऊ है, वहां पर पानी पी लेंगे, तो वो बालक अब जो शिशु था उसकी बजाय चिंतन कर सकता है, समझ सकता है इस बात को, इसलिए वो ऐसी प्रक्रिया नहीं करेगा। और यौन की प्रक्रिया में मान लो मलमूत्र आ रहा है, वो क्लास में बैठा है, उसको कह रहा है टीचर से उसने छुट्टी मांगी कि सर मेरे को बाथरूम के लिए जाना है। टीचर ने कहा कि 2 मिनट और रुक जाओ, क्लास खत्म होने के बाद चले जाना, तो वो रुक जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया जो है वो शिशु में नहीं पाई जाती और पशुओं में नहीं पाई जाती, क्योंकि उनके अंदर सोचना समझना नहीं पाया जाता। इसलिए ध्यान रखना, ये जो मूल प्रवृत्ति की अवस्था है ये 0 से 5 की अवस्था में पाई जाती है। तो 0 से 5 की अवस्था को कौन सी अवस्था बोलेंगे? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार की प्रक्रिया या व्यवहार की अवस्था। तो अवस्था का नाम क्या हो जाएगा? मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था। मूल प्रवृत्त्यात्मक का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? भूख, नींद, प्यास और साथ में कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? यौन। कितनी प्रक्रिया बताइए? यौन। अब ये ध्यान रखना कि ये 3 जो अवस्थाएं हैं शुरुआत की, भूख, नींद और प्यास, ये 3 तो होती है अनिवार्य,
और ये जो हो जाएगी ये बाद में क्या हो जाएगी, ऐच्छिक। लेकिन यहाँ ऐच्छिक का मतलब शारीरिक यौन प्रक्रिया से है, न कि मलमूत्र त्यागने से। तो ये अवस्था हो जाएगी। इसके बाद अगर देखें तो शुरुआत की जो अवस्था होती है, इनमें टेट के एग्जाम में 2 क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। एक तो नाम है खिलौनों की अवस्था, खिलौनों की आयु या खिलौनों की अवस्था कह दीजिए, और एक नाम आता है खेल की आयु। दोनों ही कंफ्यूजन करने वाले शब्द हैं। इसी से जुड़े हुए थोड़े से और स्तर बढ़ाने के साथ अगर अपन बात करें तो एक का नाम है खेल में रुचि और एक नाम है खिलौनों में रुचि। एक का नाम है खेल में रुचि, एक का नाम है खिलौनों में रुचि। अब दो में से एक कौन कौन सी अवस्था में आएगा, इन दोनों में से ये कौन कौन सी अवस्था में आएगा। खिलौनों का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको टॉय बोलते हैं, और खेल का मतलब गेम हो जाएगा। अब खिलौनों का मतलब टॉय है। आप 0 से 5 की अवस्था में किसी बच्चे के जन्मदिन के ऊपर यदि कोई उपहार लेके गए हो, तो या तो आपने कोई ना कोई झुंझुना लिया होगा, यदि वो बालक थोड़ा सा बड़ा हो गया तो आपने उसके लिए कोई ना कोई छोटी कार ली होगी, छोटा खिलौना लिया होगा, छोटा डमरू लिया होगा, या फिर आपने उसके लिए कोई एक ऐसा छोटा सा उपकरण लिया होगा, छोटा सा कोई खिलौना लिया होगा, जिससे वो बच्चा उस खेल की प्रक्रिया के अंदर उसके साथ घुल मिल करके खेल सके। इसका मतलब ऐसा काल जिसके अंदर बच्चा किसी खिलौनों के साथ, किसी ऐसे बर्तन के साथ, किसी ऐसे औजार, छोटे से उपकरण के साथ खेलता है, वो काल जो है वो काल कहलाता है कौन सा, खिलौनों का काल। और आप ये मान लो कि शुरुआत के अंदर जो मान लीजिए 0 से 2 साल तक तो वो बच्चा अब किसी खिलौनों के साथ खेलने में सक्षम नहीं है, क्योंकि बिस्तर पर ही रहता है, ज्यादातर इंद्रियों के साथ ही खेला रहता है, जिसको जीन प्याजे ने संवेदी गामक या इंद्रिय गामक या संवेदी पेशी अवस्था भी कहा है। तो अगर इस 2 साल के काल को हटा भी दिया जाए तो 3, 4, 5, ये 5 से लेकर 6, ये जो 3, 4 साल का समय है, इस काल में तो वो खिलौनों से ही खेलता है। इस काल में वो कोई क्रिकेट नहीं खेलता, फुटबॉल नहीं खेलता, हॉकी नहीं खेलता। खेल का मतलब किसी नियम से बंधी हुई कोई ना कोई मनोरंजक प्रक्रिया है, और खेल स्वाभाविक है जिसके अंदर एक नियम बनाए होते हैं। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो भले उनको सारे नियम नहीं पता हो, लेकिन खेलते समय सब ये जानते हैं कि इस नियम को माना जाएगा। तो बच्चे के लिए किसी नियम से बंधी नियमावली खिलौनों से अलग होती है, इसलिए खिलौनों का काल कहलाता है 0 से 5 का, और खेल का काल कहलाता है वो जो नियमों के साथ खेला जाए। जैसे मान लो कबड्डी खेल रहे हैं, दौड़ना खेल रहे हैं, साइकिलिंग खेल रहे हैं, या फिर कोई भी वो बच्चा बचपन में खेल खेल रहा है, वो खिलौना है उसके लिए, सॉरी खेल है उसके लिए। अब बच्चा यदि क्रिकेट में रुचि ले रहा है, फुटबॉल में ले रहा है, हॉकी में ले रहा है, कैरम बोर्ड में ले रहा है, शतरंज में ले रहा है, तो वो खेल में रुचि है। और यदि बच्चा खिलौनों के साथ खेल रहा है, इसका मतलब खेल खिलौनों में रुचि है, और इसी को बोल देंगे खेल क्रिया। क्या बोल देंगे इसे, खेल क्रिया में रुचि। मतलब ये हुआ कि जो आपकी गेम एज है, खेल की आयु है, उसको तो आप बाल्यावस्था में मानोगे, और जो आपके खिलौनों की आयु है उसी को आप खेल क्रिया कहोगे। तो ये जो काल हो जाएगा, ये काल कौन सा हो जाएगा, खिलौनों की आयु, या इसी को क्या कहेंगे, खेल क्रिया में रुचि। खेल क्रिया में रुचि, खेल क्रिया में रुचि का मतलब क्या हुआ कि बच्चा किसी झुनझुने के साथ, घर में पड़े गिलास के साथ, घर में पड़े कटोरी बर्तन को लेकर के, मम्मी के किसी 2-4 कंघी को या नेल पॉलिश को या तेल की शीशी को लेकर के किसी कोने में खेल रहा है, इसका मतलब बच्चा खेल की क्रिया कर रहा है। पापा के जूतों के साथ, शूज पॉलिश के साथ, बेल्ट के साथ, पर्स के साथ, इनके साथ वो अगर खेल रहा है, इसका मतलब बच्चा क्या कर रहा है, खेल की क्रिया कर रहा है। तो खेल क्रिया का मतलब क्या हो गया, शेषावस्था। और खिलौनों की आयु कौन सी हो जाएगी, शेषावस्था। इसी को क्या बोलेंगे, टॉय एज। एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए। शारीरिक मानसिक विकास में तीव्र गति, आदर्श काल, या इसी को बोलेंगे संस्कारों के निर्माण की अवस्था, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, भावी जीवन की नींव का काल, मूल प्रवर्तनात्मक अवस्था, यानी कि मूल आदत जो सब में होती है, ऐसी आदतें, पशु जैसी आदतें, खिलौनों की आयु या खेल क्रिया में रुचि। अब क्योंकि आरटी में लिखा हुआ है कि जो शिक्षा जो है वो 6 से 14 साल के बालकों के लिए फ्री है, यानी कि 8 साल तक के लिए फ्री है, और 6 वर्ष की अवस्था है वो आरंभिक है, और 14 वर्ष है वो अंतिम है।
अब ये देखा जाए तो 6 साल से पहले बच्चा जो है वो बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा, सरकारी विद्यालय में नहीं जा रहा। हाँ, इसमें जरूर लिखा हुआ है कि बच्चे के उससे पहले की अवस्था के लिए कहीं ना कहीं आप आंगनबाड़ी के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से उसकी शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, लेकिन बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा। स्कूल में नहीं जा रहा तो स्कूल से पूर्व की अवस्था को बोलेंगे पूर्व विद्यालयी आयु। और जब कोई भी पौधा किसी गमले में लगने से पहले अगर किसी छोटे से पेड़ की छांव के नीचे बीज के रूप में लग रहा है तो उस जगह को बोल देंगे नर्सरी, इसलिए इसको बोला जाता है नर्सरी एज। क्या बोलेंगे इसे? नर्सरी एज, यानी कि विद्यालय में जाने से पहले का काल जो है वो कहलाता है पूर्व विद्यालय काल, और इसी को क्या बोल सकते हैं अपन? नर्सरी एज बोल सकते हैं। नर्सरी एज का मतलब हो जाता है कि छोटे से बच्चे को किसी ऐसी जगह पर सार संभाल के साथ रखा जाता है ताकि वो बच्चा एक छोटे से पौधे के रूप में अपना जीवन आरंभ कर सके, और नर्सरी ऐसी जगह का नाम होता है, इसीलिए इसका नाम दे दिया नर्सरी एज। आगे की अवस्थाओं के बारे में देखेंगे। इनकी शेष अवस्था की विशेषताओं के बारे में अगर देखें तो शुरुआत के अंदर जो बच्चा है वो ऐसे बोला जाता है कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। यदि बच्चा मंद बुद्धि है तो किसी गतिविधि में कम भाग लेगा, कम रुचि दिखाएगा, और बच्चा यदि शरारती है तो छोटी छोटी क्रियाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाएगा। इसका मतलब बच्चा जो है वो कैसा है ये पहले पता चल जाएगा। इसी को ज्यादातर किसी चीज को जानने की इच्छा को क्या बोलेंगे? जिज्ञासु प्रवृत्ति बोलेंगे। तो बच्चे की शेष अवस्था जो है वो किस नाम से जानी जाती है? जिज्ञासु प्रवृत्ति के नाम से जानी जाती है। लेकिन ध्यान रखना, ये जिज्ञासु प्रवृत्ति जो होती है वो केवल और केवल उसकी गतिविधि से या इसको बोलेंगे क्रियाविधि से संबंधित होनी चाहिए। यानी कि बच्चा जो है यदि आपने उसको कोई खिलौना दिया तो खिलौना उसने एक दिन चलाया, 2 दिन चलाया, अब उस खिलौना चल कैसे रहा है? खिलौने को चाबी लगाते ही वो अपने आप कैसे चल रहा है? उस चाबी के लगाने से उसके अंदर क्या हो रहा है? इस चीज को, क्योंकि वो चीज उसकी गतिविधि से जुड़ी हुई है, केवल क्रियात्मक है, उसके काम की है, इसलिए वो उस चीज को तोड़कर देखेगा। तो केवल किस संबंध में जिज्ञासु प्रवृत्ति पाई जाती है? क्रियात्मक पक्ष में पाई जाती है या क्रियाविधि से जुड़ी होती है, जिसको हम बोलेंगे क्रियात्मक पक्ष के साथ या क्रियात्मक रूप से क्या होनी चाहिए? संबंधित होनी चाहिए, उससे जुड़ी होनी चाहिए। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति किस रूप में पाई जाती है शिशु में? क्रियात्मक पक्ष में। खिलौनों को तोड़ना, अपने काम की चीजों को तोड़ना। वो ये नहीं जानता कि कंप्यूटर कैसे चलता है, ना उसके जानने की इच्छा। लेकिन यदि आप उसको ये कहोगे कि ये खिलौना है और खिलौना 2 दिन 3 दिन तक तो नया रहेगा, फिर वो वैज्ञानिक बन जाएगा उस खिलौने का, इसे क्या बोलेंगे? जिज्ञासु प्रवृत्ति। उस बालक के अंदर किसी चीज को देख करके नकल करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे बोलते हैं अनुकरण की प्रवृत्ति। वो बालक माँ के ऊपर, पिता के ऊपर, बड़े भाई के ऊपर निर्भर रहता है, इसलिए इसको बोलेंगे दूसरों पर निर्भरता। दूसरों पर निर्भरता का मतलब ये हो गया कि बच्चे को अपने जीवन की क्रियाएं करने के लिए दूसरे व्यक्तियों पर, अपने परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी को क्या बोलते हैं? दूसरों पर निर्भरता। इसे बोलते हैं कि असहाय, क्योंकि वो खुद कर नहीं सकता। असहायात्मक अवस्था कहलाती है। असहाय भी बोला जाता है कई जगह इसका नाम। अब छोटे से बच्चे को यदि क्रोध आ रहा है, वो क्रोध जो है उसका, वो क्रोध एक संवेग का रूप है, और वो गुस्सा करेगा तो ज्यादा से ज्यादा वो हाथ पांव मारेगा या उसके हाथ में कोई चीज उसको छिटक देगा। इससे ज्यादा वो क्रोध नहीं करेगा या फिर रो देगा, और वो चीज मिलने पर वो बच्चा वो शिशु क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो उस बालक के अंदर संवेग जो है उसका प्रदर्शन न्यून पाया जाता है, न्यून या सीमित प्रदर्शन पाया जाता है। संवेगों का क्या होगा? कम मात्रा में प्रदर्शन करेगा। ऐसा नहीं कि किशोर की तरह घर से बगावत करके घर से भाग जाए, ऐसा नहीं करेगा वो। यानी कि संवेगों का क्या करेगा? न्यून प्रदर्शन करेगा, सीमित प्रदर्शन करेगा। यानी कि संवेग न्यूनता पाई जाती है। इसे क्या बोलेंगे? संवेग न्यूनता। संवेग न्यूनता के बाद अगर आप देखोगे कि जब बच्चे ने जन्म ले लिया, और जन्म लेने के बाद आप ये सोचोगे कि 2 साल का बच्चा जब उसके मामा जी उसे मिलने आते हैं
और वो मामा को 2 साल की अवस्था में यदि चाचा कह दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, दादा कह देगा, चाचा कह देगा, नाना कह देगा, हो सकता है वो मामा भी कह देगा, उसको नहीं पता। और आप उसको डांट भी नहीं सकते कि हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि पापा नहीं है मामा है। क्यों क्यों कह देगा? क्योंकि बालक के अंदर अभी तक पूरी तरह से सामाजिकता नहीं है। नहीं है सामाजिकता, इसका मतलब ना तो सामाजिक। और एक सामाजिकता की परिभाषा ये है कि जो समाज में आ गया वो सामाजिक प्राणी है, जो समाज में रहता है वो सामाजिक प्राणी है। लेकिन जिसको समाज के नियम कानून कायदे नहीं पता वो असामाजिक हो जाएगा। जैसे कि चोर उचक्कों को असामाजिक तत्व कहा जाता है। इस प्रकार से बच्चा पूरी तरह से सामाजिक नहीं है, चोर उचक्का नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ये नहीं पता कि मलमूत्र का त्याग कहाँ करना है, या मम्मी को क्या कहना है, पापा को क्या कहना है, कौन मम्मी कौन पापा है। इसकी थोड़ी बहुत पहचान हो सकती है, लेकिन शब्दों की क्या बोलते हैं इनको, ये पहचान उसको पूर्णतया नहीं हो पाती। इसका मतलब पूरी तरह से सामाजिक तो नहीं है। लेकिन किसी बच्चे के जन्म होने के बाद यदि आप परिवार के सदस्यों की बात करोगे तो परिवार के सदस्यों के अंदर वो काउंट होता है। इसका मतलब असामाजिक भी नहीं है। इसलिए ना तो वो सामाजिक, ना ही क्या बना, वो असामाजिक बना। सामाजिक भी है, असामाजिक भी है, लेकिन पूरा सामाजिक भी नहीं, पूरा असामाजिक भी नहीं। इसलिए उसको ना तो क्या बोलेंगे, सामाजिक, और ना ही क्या बोलेंगे, असामाजिक बोलेंगे। बच्चे के अंदर तीसरी या दूसरी साल के आसपास किसी चीज को देखने की, किसी चीज को पहचानने की, जैसे मम्मी कौन सी है, अपना घर कौन सा है। जब बच्चे को आप बाहर किसी दुकान पर लेके जाते हो, दुकान से जब वापस आओगे तो आप अपनी आदत होती है कि बच्चे को गोद में बैठा करके घर से 2-3 घर पहले फिर पूछने लगते हैं कि ये घर अपना है क्या, ये घर अपना है क्या, ये घर अपना है क्या। तो बच्चा अपने घर को पहचानना शुरू कर देता है, अपने खिलौनों को पहचानना शुरू कर देता है, अपनी मम्मी को पहचानना शुरू कर देता है, अपने परिचितों को पहचानना शुरू कर देता है। और पहचानने की क्रिया को कहलाती है वो कहलाती है प्रत्यक्षीकरण। तो प्रत्यक्षीकरण आरंभ का काल जो है वो कौन सी अवस्था है, शेष अवस्था। प्रत्यक्षीकरण का मतलब किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से देख करके क्या कर लेना, पहचान लेना, ये क्या कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण आरंभ का काल। शिशु जो है वो शिशु परियों की कहानी में, या पिताजी को घोड़ा समझना, या किसी दादी को दादी से नानी से परियों की कहानियां सुनना, और कहानियों के अंदर वो जो कल्पना करता है, कल्पना जो करेगा, वो जो कल्पना पाई जाएगी, उस कल्पना के अंदर बच्चा जो है वो किसी चीज को सजीव मानने लग जाता है। कल्पना की क्या पाई जाती है इसके अंदर, सजीवता। कल्पना की सजीवता पाई जाती है। कल्पना की सजीवता का मतलब होता है कि जो कहानियां उसको बताई जा रही है, उस कहानियों के अंदर वो अपने आप ये इमेजिन कर रहा है, ये कल्पना कर रहा है कि हाँ वाकई के अंदर ये होगा। जैसे उसको ये कहा जाए कि एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर के आसमान में गया और उसने वहां से ये काम किया, तो वो एक कल्पना करता है कि जो व्यक्ति है वो घोड़े पर सवार है, वो मेरा पिता हो सकता है, मेरा बड़ा भाई हो सकता है। या उसको ये कहा जाए कि एक परी है, तो उस परी के स्थान पर किसी ने किसी अपने से बड़े मम्मी की, या किसी ने दादी की, नानी की, वो अपने स्थान पर सजीव कल्पना कर सकता है। ये कहलाती है कल्पना की सजीवता। अब ये कहलाता है, एक विशेषता और बढ़ जाती है, निर्जीव में सजीव का चिंतन। जैसे छोटा बच्चा चोट खा करके आंगन पर गिर गया, फर्श पर गिर गया, तो फर्श पर गिरने के बाद यदि वो रोने लग गया तो हम ज्यादातर उसको उठाकर कहते हैं देख कीड़ी मर गई, देख पत्थर टूट गया, देख इस लोहे के लग गई। तो बच्चा ये सोचता है कि मेरे तो थोड़ी चोट लगी है, ये मर ही गया, ये टूट ही गया, क्योंकि उस निर्जीव के अंदर भी उसको क्या दिखाई दे रहा है, सजीव दिखाई दे रहा है। यानी कि निर्जीव में सजीव का चिंतन करने लग रहा है। तो निर्जीव में सजीव का चिंतन करने की विशेषता कौन सी अवस्था में होती है, शेष अवस्था में। कल्पना की सजीवता किस अवस्था में, शेष अवस्था में। प्रत्यक्षीकरण का आरंभ काल कौन सी अवस्था, शेष अवस्था। अब शारीरिक मानसिक विकास के अलावा यदि कोई और विकास पूछा जाए जो कि हमने शुरुआत में पढ़ा था, जैसे सामाजिक विकास आ गया, सामूहिक विकास आ गया, तो वो इस अवस्था में धीरे धीरे बनने आरंभ होते हैं। लेकिन अगर तीव्रता पूछी जाए तो इस अवस्था में नहीं होगी, ये ध्यान रखना। इस अवस्था में जो मित्रता है, यदि आप किसी शादी समारोह में किसी छोटे शिशु को लेकर के जाओगे और वो बच्चा वहां किसी दूसरे छोटे से बच्चे के साथ घुल मिल गया, घुल मिलने के बाद मम्मी ने ये कहा कि चलो अपने अपने घर चलते हैं, तो वो बच्चे आपस में जाते जाते समय आपस में एक दूसरे को टाटा बाय बाय कह देंगे,
लेकिन घर जाकर के वो बच्चा ये नहीं कहेगा कि मुझे उस बच्चे की याद आ रही है, क्योंकि उसके लिए वो मित्रता जो थी वो कैसी मित्रता थी, क्षणिक मित्रता थी। तो क्षणिक मित्रता इस काल की पहचान है। ये बच्चा खुद से प्रेम करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं आत्म प्रेम, या इसे बोल देते हैं स्वयं मोह, या इसी को कहा जाता है नार्सिसिज्म। देखिए, खुद से प्रेम का मतलब है कि वो बच्चा है वो ये चाहता है कि सब लोग मेरी तरफ ध्यान दें, ये जो चॉकलेट है ये मैं दूंगा, या किसी व्यक्ति ने कहा कि मेरी गोद में आ जा, तो वो अपेक्षा रखता है कि मेरे को चॉकलेट दे, या किसी चीज से खुद से मोह रखना या खुद से प्रेम करना, ये कहलाता है आत्म प्रेम, स्वयं मोह या नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म का ही मतलब क्या होता है, स्वयं मोह होता है। इस अवस्था की ये मुख्य पहचान है। इस बालक के अंदर समझ नहीं होती, इसलिए इसका अभाव पाया जाता है, इसको बोल देते हैं समझ का अभाव, या इसी का दूसरा नाम है ना समझ, या इसी को बोल देंगे अबोध। ना समझ कहो, अबोध कहो, या समझ का अभाव को, ये इसी काल की विशेषता पाई जाती है। ये बच्चा जो है, इस बच्चे के अंदर मूर्त चिंतन का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, या ऐसे कहें कि चिंतन का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। चिंतन किसी प्रकार से इसमें नहीं होता, ना तो मूर्त होता है और ना ही अमूर्त होता है, इसलिए चिंतन का क्या पाया जाएगा, अभाव पाया जाएगा। चिंतन का मतलब समझ बोल सकते हो, सोचना विचारना बोल सकते हो, इसका क्या पाया जाएगा, इसके अंदर अभाव पाया जाएगा। इस बच्चे के अंदर एक आदत होती है कि ये शिशु अकेला भी खेलता है तथा साथ में भी खेलता है। साथ का मतलब समूह में, ये प्रवृत्ति पाई जाती है। अकेले तथा साथ में खेलने की क्या पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। अकेले तथा साथ में खेलने की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था की पहचान है, शेष अवस्था की पहचान है। बाल्यावस्था के अंदर वो समूह में ही खेलेगा, लेकिन अकेला भी खेल सकता है और साथ में भी खेल सकता है। एक कमरे के अंदर कोने के अंदर किसी वस्तुओं के साथ खेलता हुआ भी मिल जाएगा, और छोटे छोटे बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलता हुआ भी मिल जाएगा। तो अकेले तथा साथ में खेलने की प्रवृत्ति किस अवस्था की पहचान है, शेष अवस्था की पहचान है। अब जो हमने विशेषताएं पढ़ी, इन विशेषताओं के बाद ये देख लेते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने, किस व्यक्ति विशेष ने इसको किस परिभाषा से इंगित किया है, किस परिभाषा का कौन सा कथन किस व्यक्ति ने दिया है। तो अब याद करते हैं शेष अवस्था की कुछ कोटेशन या कुछ परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा अपन ये याद कर लेते हैं सिगमंड फ्राइड की। सिगमंड फ्राइड ने ये कहा है कि बच्चे के अंदर जो जीवन का निर्माण है, वो जीवन का निर्माण शुरुआत के 5-6 साल में हो जाता है, शुरुआत के 5-6 वर्षों में हो जाता है। यानी कि भावी जीवन की जो नींव है, वो नींव किस अवस्था में रख लेता है, शेष अवस्था में रख लेता है। किसने कहा, सिगमंड फ्राइड ने। इसने दूसरी बात कही है कि शिशु के अंदर क्या पाई जाती है, काम प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसको इसने क्या कहा है, शेषव कामुकता कहा है। शेषव कामुकता का काल सिगमंड फ्राइड ने कौन सी अवस्था को कहा, शेष अवस्था को। तीसरी जो परिभाषा, तीसरी जो कोटेशन है सिगमंड फ्राइड की, वो ये है कि बालक जो भी बनेगा उसकी नींव जो है 5-6 वर्षों में, 5-6 वर्षों में क्या रख लेता है, भावी जीवन की नींव रख लेता है। बालक जो भी बनेगा उसकी नींव शुरुआत के 5-6 वर्षों में रख लेता है, या शेष अवस्था भावी जीवन की नींव का काल कहलाता है, या काम प्रवृत्ति या शेषो कामुकता शेष अवस्था की मुख्य पहचान है। ये तीनों ही परिभाषा किसने दी थी, सिगमंड फ्राइड ने। दूसरी परिभाषा अपन देख लेते हैं दूसरे व्यक्ति जिनका नाम है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन को याद करने के लिए अपन ये समझ सकते हैं, वेल WELL, टाइम का मतलब हो जाएगा टाइम। टाइम का अपन क्या समझ लेते हैं, टाइम। वेल का मतलब होता है बढ़िया हो, जिसको अपन आदर्श मान सके, और टाइम का मतलब होता है समय या काल। टाइम का मतलब टेंस कर लीजिए, टेंस का मतलब काल होता है। यानी कि ये जो काल है ये आदर्श काल है। जीवन का आदर्श काल किसने कहा था, वैलेंटाइन ने। किसको कहा है, शेष अवस्था को। जीवन का आदर्श काल किसने कहा,
वेल टाइम, वेल टाइम का मतलब क्या होता है? आदर्श काल। किसने कहा? वेलेंटाइन ने। इन्होंने ही इसको प्लास्टिक एज और कहा है। क्या कहा है? प्लास्टिक एज, वो बाद में भी देखेंगे। अगली जो परिभाषा है वो है वाटसन की। अगली परिभाषा किसकी है? वाटसन की। और वाटसन से एक नाम बनता है व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप कोई भी व्यक्ति है वो तेजी से सीखेगा, तीव्रता से सीखेगा, इतना जल्दी सीखेगा, बाकी कोई काम इतना जल्दी नहीं सीखेगा। तो तेजी से विकास किस अवस्था का हो रहा था? शेष अवस्था का। कौन कौन सा विकास हो रहा था? एक तो शारीरिक, और एक दूसरा कौन सा हो रहा था? मानसिक। शारीरिक और मानसिक विकास में क्या पाई जाती है? तीव्रता या तीव्रतम गति पाई जा रही है। कौन सी अवस्था में? शेष अवस्था में। अगली जो परिभाषा है वो परिभाषा है इसकी वाटसन के अलावा एक और परिभाषा है गुड एनफ की। इसको कई जगह एनएफ गुड भी लिखा गया है, एनएफ गुड भी लिखा गया। एक ही पर्याय गुड एनएफ कह दीजिए या गुड एनएफ गुड कह दीजिए। एनएफ गुड ने कहा था या एनएफ गुड एनएफ ने कहा था कि एनएफ का मतलब होता है पर्याप्त। इनफ का मतलब इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? पर्याप्त। और गुड का मतलब गुड यानी कि कोई भी गुड़ है, यदि एक बड़ी गुड़ की डली है तो छोटे से शिशु के लिए आधी गुड़ की डली पर्याप्त होती है, क्योंकि वो 3-3.5 साल गए तो है, उसके लिए आधी गुड़ की डली वो क्या होती है? पर्याप्त होती है। तो इसने कहा था कि 3 से 3.5 वर्ष की अवस्था में कितनी डली? आधी डली, 50% यानी कि आधे से थोड़ा ज्यादा किसका विकास हो जाता है? बुद्धि का विकास हो जाता है। 3-3.5 साल की अवस्था में 50% से भी ज्यादा यानी कि आधे से भी ज्यादा बुद्धि का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। याद कैसे करना है कि जो बुद्धिमान है वो 3-3.5 साल के बच्चे को गुड़ की आधी डली ही देगा। किसको देगा? 3-3.5 साल के बच्चे को क्या देगा? आधी डली। किसकी? गुड़ की। क्योंकि गुड़ क्या होती है? इतना इनफ होता है। इससे क्या बना? गुड इनफ। 3-3.5 साल की अवस्था में 50% से या आधे से ज्यादा बुद्धि का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। ये किसने कहा था? गुड एनफ ने। अगली जो परिभाषा है वो है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि 20वीं सदी जो है, ये परिभाषा रीट के एग्जाम में आ भी चुकी है। क्रो ने कहा था कि 20वीं सदी बालकों की सदी है। ये परिभाषा वैसे तो बाल्यावस्था में आनी चाहिए। अब याद कैसे करनी है वो देखिए। क्रो एंड क्रो, CROW। क्रो का मतलब क्या हो गया? कौवा। और वापस एक और क्रो का मतलब फिर क्या हो गया? कौवा। 20वीं सदी किसकी सदी है? बालकों की। यदि 20वीं सदी में किसी के घर पे सारे दिन कौवा क्या करता है? काऊ काऊ। 20वीं सदी में यदि किसी के घर पे सारे दिन काऊ काऊ होती रहती है, इसका मतलब उसके घर में क्या है? बालक ही बालक हैं। यदि 20-20 बालक हो गए तो सारे दिन घर में क्या होगी? काऊ काऊ। इसलिए काऊ काऊ से क्या बना? क्रो एंड क्रो। इसने क्या बताया कि 20वीं सदी किसकी सदी है? बालकों की सदी है। तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा हमने याद की। पहली परिभाषा फ्राइड की याद की। फ्राइड ने बताया था कि नींव का काल होता है, शेषों कामुकता पाई जाती है, या 5-6 वर्षों में भावी जीवन की क्या रख लेता है? नींव रख लेता है। वेलेंटाइन ने बताया वेल टाइम है। वेल टाइम का मतलब आदर्श काल है। वाटसन ने बताया कि तेजी से सीखोगे, शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होगा। और गुड एनफ ने बताया कि यदि तुम्हारा दिमाग सही है, बुद्धि सही है, तो तुम 3-3.5 साल के बच्चे को आधे से ज्यादा गुड़ की डली एक साथ नहीं दोगे। 3-3.5 साल की अवस्था में बुद्धि का आधे से ज्यादा क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। अगली परिभाषा क्रो एंड क्रो ने, यदि किसी के घर में 20-20 बालक हैं तो वो सदी, वो घर बालकों का ही घर है, इसलिए 20वीं सदी बालकों की सदी है। ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। ये शेष अवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, महत्वपूर्ण बातें थी और महत्वपूर्ण कोटेशन थी। इसके अलावा इस सभी अवस्थाओं का शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक कैसे होता है, सांवेगिक कैसे होता है, भाषा में कैसे होगा, उसमें हड्डियों का विकास किस प्रकार से होगा, या शब्दों के अंदर किस अवस्था में कितने कितने शब्द बोलना सीखेगा, उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी शेष अवस्था के लिए इतना ही। बाकी कोई भी विशेषता रहेगी उसको एक अलग से सभी विशेष परिभाषाओं के साथ अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।